हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हम ऑलरेडी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरी थी हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, ये समझने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे अपना कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में समझें तो हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो है कि जब हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जब उसके ही सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो चीज़ फ्रीज़ होने लगी है। इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट शुरू हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब हमारा वेपर प्रेशर किस फॉर्म का? ऑफ लिक्विड फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म के, ऑफ सॉलिड फॉर्म के। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पानी को फ्रीज़ करना है। ठीक है, तो पानी कब फ्रीज़ होगा? तो पानी तब फ्रीज़ होगा जब उस लिक्विड पानी का वेपर प्रेशर सॉलिड पानी के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जैसे जैसे उसका प्रेशर कम होता जाएगा और उसके इक्वल हो जाएगा, तो हम कह देंगे क्या हो रहा है, जब मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर सॉलिड वाटर के वेपर प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा तब वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर जब सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो हम कह देते हैं कि वो चीज़ फ्रीज हो गई है। अब हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हमारा जो सोल्यूशन होता है, मान लो हमारे पास एक सॉल्वेंट है। ठीक है, उस सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो, और उसी सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। मतलब हमें अगर उसे फ्रीज करना होगा तो हमें और लोअर टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही मैं पानी में कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगी, मान लो चीनी ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया, ग्लूकोज, कुछ भी, कोई भी नॉन वॉलेटाइल हमने सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर दिया। अब जब हम उस सॉल्यूशन को फ्रीज करवाने की कोशिश करेंगे तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस से और कम टेम्परेचर उसका करना पड़ेगा, तभी जा करके वो फ्रीज होगा। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये कहता है कि हमारा सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। जैसे ही आप सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर देते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, यानी उसको फ्रीज होने के लिए अब और कम टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसको जरा हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखो, ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे इधर हम वही वेपर प्रेशर लेंगे जो हमने जैसे इससे पहले वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, और यहाँ पे हम ले लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, ये इस एक्सिस पर हमने ले लिया टेम्परेचर। अब देखो, इससे पहले वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो बॉइल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे जो स्टैंडर्ड लाइन होती थी, हम यहाँ पे एक सेट कर लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको बढ़ाते जाएंगे और जब तक वो इसके इक्वल हो जाएगा तो वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता। फ्रीजिंग पॉइंट में हम जैसे हम उसमें स्टैंडर्ड मान रहे थे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, है ना, उससे कंपेयर करते हैं। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्या मानते हैं, जो भी हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं उस सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर को हम स्टैंडर्ड मानेंगे। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं या किसी भी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो उस सॉल्वेंट का जो सॉलिड फॉर्म होगी, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम मानेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन। तो हम किसी भी जनरल हम उसकी बात कर रहे हैं तो ये, और ये मान लो कि कुछ टेम्परेचर पर, इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमारे सॉल्वेंट जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसका वेपर प्रेशर मान लो इतना है। ठीक है, टेम्परेचर हमने कम करा, टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम करा, वेपर प्रेशर कम हो गया। टेम्परेचर और कम करेंगे, वेपर प्रेशर और कम होगा। टेम्परेचर और कम करेंगे, वेपर प्रेशर और कम होगा। तो हमें एक कर्व मिलेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये जो कर्व है ये स्टैंडर्ड कर्व है, मतलब ये वो कर्व है कि उसी सॉल्वेंट का जिसको हमें फ्रीज करना है उस सॉल्वेंट का
सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये हमने ये बनाया है। क्लियर है? ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया कि इसी जो भी हमें फ्रीज करवाना है उसके सॉलिड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है उसका ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट करा लिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे, अच्छा यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट है। क्या है ये? फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, की जमा हुआ सॉल्वेंट है, मतलब उस सॉल्वेंट को फ्रीज कर रखा है, उसके वेपर प्रेशर का ग्राफ ये है, कर्व ये है, जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। सही है। अब हम बात करते हैं अपने प्योर सॉल्वेंट की। अब उस प्योर सॉल्वेंट का मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर, ये हमने कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर इतना था, फिर हमने टेम्परेचर कम करा, ये तो हम जानते हैं टेम्परेचर कम करने के साथ साथ क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब उस प्योर सॉल्वेंट का जैसे जैसे हम देखो टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम। टेम्परेचर कम करा, वेपर प्रेशर कम, टेम्परेचर कम करा, वेपर प्रेशर कम, और कम करा, वेपर प्रेशर कम। अब इस पॉइंट पर आकर देखो ये लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर मतलब अपना जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है ये। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले इतना था, टेम्परेचर कम करा और कम, वेपर प्रेशर हुआ और कम हुआ और कम हुआ, और कम होते होते उसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे किसके बराबर आ गया, उसी सॉल्वेंट के फ्रोजन वेपर प्रेशर के बराबर आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट पर लिक्विड वेपर प्रेशर और सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वल हो गए। दैट मीन्स इस टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं TF नोट, फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल वाला। सही बात है। अब हमने क्या करा, इसी सॉल्वेंट के अंदर हमने एक सोल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड करा, अच्छा ये बात तो हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, क्या पढ़ा है हमने कि जैसे ही हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो ये कहता है कि जैसे ही सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने इसी वाले, देखो इसी टेम्परेचर पर, हाँ टेम्परेचर भी हम चेंज नहीं करें, टेम्परेचर यही है, इस टेम्परेचर पर जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, जैसे ही मैंने इसमें एक सोल्यूट ऐड करा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लो अब इसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, टेम्परेचर सेम है, देखो टेम्परेचर चेंज नहीं करा, बस क्या करा, इस सॉल्वेंट के अंदर हमने सोल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही सोल्यूट ऐड करा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब हमें ये मिला अपना सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब मुझे इस सॉल्यूशन को क्या करना है, फ्रीज करना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, टेम्परेचर कम करने से इसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो टेम्परेचर कम करेंगे, वेपर प्रेशर और कम होगा, टेम्परेचर और कम करेंगे, वेपर प्रेशर और कम होगा, और कम करेंगे, वेपर प्रेशर और कम। तो ऐसे करते करते हमें ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह का। अब ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टेम्परेचर कम करने पे हम वेपर प्रेशर कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, और इस पॉइंट पर आकर इस सॉल्यूशन के लिक्विड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है इसी के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पर आकर के क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इस टेम्परेचर को TF मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया अपना सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आई ये बात? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ से हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। देखो TF नोट ज़्यादा है, इसका मतलब जो प्योर सॉल्वेंट था, यहाँ पे देखो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि TF कम है, TF नोट ज़्यादा है। इसका मतलब TF नोट मतलब इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जो अपना इनिशियल सॉल्वेंट था उसको फ्रीज करवाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए था, लेकिन जब हमने उसको सॉल्यूशन बना दिया तो अब उसे फ्रीज करवाने के लिए हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी चीज़ को बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है रिडक्शन, की फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया। अगर कोई चीज़ पहले 30 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रही है तो जैसे ही हमने उसमें कोई सोल्यूट ऐड करा तो वो 26 डिग्री पे 25 डिग्री पर आकर के फ्रीज हो जाएगी। इसका मतलब उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सही है, अब इसका मैथमेटिकल जरा वो देखते हैं। जैसे हमने इससे पहले दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मैथमेटिकल इक्वेशन देखी थी, वैसे यहाँ पर देखो। तो इसका पहले तो ये बता दो मुझे, जो चेंज आया, ये आया ना चेंज, पहले इतने पे
फ्रीज हो रहा था इस टेम्परेचर पे, अब इस टेम्परेचर पर हो रहा है, तो चेंज कितना आया, डेल टी एफ, यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया वो बताओ, तो वो हो जाएगा टी एफ नोट, मतलब जो पहले यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे, सॉरी टी एफ नोट, और इसमें से माइनस कर देंगे टी एफ, मतलब इस पूरे में से बस इतने वाले को रिड्यूस कर दो तो हमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और यही क्या है, चेंज हुआ है। तो ये अपना हो गया डेल टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। अब ये देखा गया जैसे इससे पहले हमने देखा था, बिल्कुल सिमिलरली हमारा जो ये होता है डिप्रेशन, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मतलब डेल टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, के एफ है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये, जैसे इससे पहले हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। हर एक सॉल्वेंट के लिए, हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। और डेल टी एफ क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितना अंतर आया, और एम क्या है, मोलैलिटी। ये हमारा हो गया इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, ये मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ऊपर हमारा होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब N2, और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 इन केजी। तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये मोलैलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन में हमने वहां पे देखा था। इसको थोड़ा और ठीक कर लो तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा के एफ इंटू एन, क्या है, मोल्स, और मोल्स को कैसे लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो इसको हम लिख सकते हैं मास, और अपॉन में आ जाएगा मोलर मास, और W1 ऑलरेडी हम ऐसे ही रहने देंगे, 1000 ऊपर है। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आई, डेल टी एफ की, यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट में जितना अंतर आएगा वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देख लो। डेल टी एफ का मतलब हो गया चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कितना होगा, टी एफ नोट मतलब इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस टी एफ मतलब फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डेल टी एफ किसके इक्वल है, के एफ, जो कि हमारा कांस्टेंट है। W2 क्या होता है, W2 होता है मास ऑफ सॉल्यूट, और 1000 हम तभी यूज करेंगे जब हमें किलोग्राम में चेंज करना होगा अपना सॉल्वेंट के मास को। जब किलोग्राम में चेंज करना होगा तो 1000 लगाएंगे। अगर ऑलरेडी किलोग्राम में गिवन है तो हमें 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने की। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं सॉल्व करके, और हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हमें कैसे यूज करना है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, और क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमारे पास 600 ग्राम वाटर है। 600 ग्राम वाटर के अंदर हमने 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो कितना वाटर दे रखा है, 600 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मास, और मास को क्या लिखते हैं, W, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1 कितना दे रखा है, W1 600 ग्राम। ठीक है, फिर हमें दे रखा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब हमारा जो सोल्यूट है वो कितना दे रखा है, 45 ग्राम। सोल्यूट का मास 45 ग्राम दे रखा है। सोल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करते हैं W2 से, ये हमें दे रखा है 45 ग्राम। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल टी एफ की क्या चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट में, और बाद में हमें नया जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो निकालना है। तो ये कह रहे हैं कि वाटर के अंदर जैसे ही हमने 600 ग्राम वाटर के अंदर 45 ग्राम एक सोल्यूट ऐड करा, तो अब ये बताओ कि भाई चेंज कितना आया उसके फ्रीजिंग पॉइंट में। सही है, अब यहाँ पर देखो कुछ बात हमें पता है। सबसे पहले हमें ये पता होता है कि जो वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है यानी इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर, जैसा अभी बताया था कितने पे बॉईल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं टी एफ नोट, कितना हो जाएगा 273.15 केल्विन।
ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, चेंज इन ये तो हमने इक्वेशन पढ़ी है डेल टी एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज कितना होता है, के एफ इंटू एम के, और एम क्या होता है, मोलैलिटी, के एफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डेल टी एफ ही हमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, डेल टी एफ इज इक्वल के एफ। अब देखो यहाँ पे ना ये याद रखना, वाटर के लिए जो ये कांस्टेंट की वैल्यू है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, वो होता है 1.86। ये आपको याद रखना है, के एफ वाटर के लिए कई बार होता है न्यूमेरिकल में, वैसे तो ज़्यादातर हमें गिवन होगा, लेकिन एनसीईआरटी में हम कई बार सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें नहीं गिवन होता है वाटर का, जब प्योर वाटर का, जैसे इसमें ये नहीं गिवन है ना कि वाटर का, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नहीं गिवन है। इससे पहले जब हमने न्यूमेरिकल करे थे तो उसमें हमें प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं गिवन था। क्यों? क्योंकि वो बेसिक है, वो हमें पता होता है कि बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373.15 केल्विन पे, और फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन पे। सिमिलरली आपको याद रखना है कि जो इसका कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 1.86, ये आपको रखनी है याद। ओके, अब यहाँ पर बस वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। तो के एफ की जगह हम क्या रखेंगे, 1.86। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, या पूरा सिंपल इसको मोलैलिटी को और खोल के लिख लो तो क्या हो जाएगा, मोल्स हमारा होता है मास अपॉन मोलर मास, मतलब W2, या इसको अभी थोड़ा ठीक करके लिखते हैं हम पहले, के एफ इज इक्वल्स टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। ये हमने इक्वेशन अभी पढ़ी है, यही तो इक्वेशन थी, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो। के एफ की जगह हम लिखेंगे 1.86, W2 मास हमें दे रखा है सॉल्वेंट का, सोल्यूट का कितना 45, और यहाँ पे हम 1000 लिख देंगे। ध्यान रखना 1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें ग्राम में गिवन है, अगर किलोग्राम में गिवन होगा तो हम यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे। उसके बाद M2 मोलर मास, अच्छा ये हमें निकालना पड़ेगा, मोलर मास सोल्यूट का हमें नहीं पता है तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2। कैलकुलेट करो जरा कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है मोलर मास 12, 2 कार्बन एटम हमारे पास हैं, हाइड्रोजन का होता है 1 और 6 है हमारे पास, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है, तो ये 12 इंटू 2 24, ये हो गया 6 और ये हो गया 32, इसे ऐड करो 12, 3, 2, 5 और 6, 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास हमारा कितना आ गया, 62 ग्राम पर मोल। इसको मोलर मास की जगह M2 की जगह, इसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ, मोलर मास M2 है, M2 की जगह हम कितना लिख देंगे 62, और W1 हमें दे रखा है कितना 600। बस इसे सोल्व करना है। आप कैसे करो, ये 2 0 से हमने 2 0 काट दिए, 2 से ये गया 5 टाइम, 2 से गया 3 टाइम, 3 से ये गया 3 5 जा 15 टाइम, ठीक है। फिर क्या है भाई, इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये चला जाएगा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, और कुछ नहीं। अब हमारा हो जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल्स टू 0.93 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 31। अब आ जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल्स टू, इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 69.75 डिवाइडेड बाय 31। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.25 केल्विन। इसका मतलब जो चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितना आएगा, 2.25 केल्विन। पहले हमारा वाटर क्या बोलते हैं 273.15 केल्विन पे क्या हो रहा होगा, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसमें 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया तो वो 2.25 केल्विन और कम टेम्परेचर के बाद में बॉईल होगा, ठीक है, सॉरी बॉइलिंग फ्रीज होगा। दूसरा में यही पूछा है, दूसरा पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। अब जो हमारा नया सॉल्यूशन बचा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे कर लेते हैं बी, डेल टी एफ बताओ कितना होता है, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू होता है के एफ नोट माइनस सॉरी टी एफ, है ना, टी एफ नोट माइनस टी एफ। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यही तो पढ़ा था ना कि चेंज कितना हो जाएगा कि इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल टी एफ हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है, ये करा है कितना 2.25, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2.25
TF नोट हमें पता है 273.15 माइनस ये हमें निकालना है। इसको इधर लेकर आओ तो TF इज इक्वल हो जाएगा 273.15, ये जाएगा माइनस 2.25। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 270.9 केल्विन। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो वाटर 273.15 केल्विन पे फ्रीज हो रहा था, जैसे ही उसमें 45 ग्राम सोल्यूट हमने ऐड करा तो अब वो कितने पे फ्रीज हो जाएगा, 270.9 केल्विन पे। कितने केल्विन का अंतर आ गया, 2.25 केल्विन का अंतर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया अपना सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 है। ये क्या कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 50 ग्राम बेंजीन है और उस 50 ग्राम बेंजीन के अंदर हमने एक सोल्यूट डाला, कितना, 1 ग्राम। तो 50 ग्राम बेंजीन के अंदर हमने 1 ग्राम कोई सोल्यूट डाल दिया, हमें नहीं पता वो सोल्यूट कौन सा है। ठीक है, सही बात है। अब ऐसा करने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 0.40 केल्विन चेंज जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन हमें इतना दे रखा है और हमें उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट मतलब W2 हमें दे रखा है 1.00 ग्राम। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 कितना दे रखा है, 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, मतलब जो चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितना आएगा, 0.40 केल्विन, मतलब डेल TF कितना हो जाएगा, 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका मतलब KF हमें कितना दे रखा है, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलर मास। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें दे रखी है, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है सोल्यूट का। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, तो डेल TF इज इक्वल्स टू होता है KF इंटू M। M क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी का यहाँ पे हम रखेंगे तो डेल TF इज इक्वल्स टू हो जाएगा KF इंटू हो जाएगा W2 इंटू 1000 अपोन में हो जाएगा M2 इंटू W1। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। डेल TF की जगह हम क्या रखेंगे, 0.40, KF की जगह हम रखेंगे 5.12, W2 हमारा है 1 ग्राम और ये हो गया 1000 अपोन में आएगा M2, ये हमें कैलकुलेट करना है, और W1 हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये M2 हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमें निकालना है, तो M2 इक्वल हो जाएगा 5.12 इंटू 1000, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये इधर आ जाएगा 0.40 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से हमने इसको करा, कितनी बार हो गया, 20 टाइम। अब 5.12 और 20 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 102.4 और डिवाइड में क्या है, 0.40। इससे डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 256 मोलर मास हम निकाल रहे हैं, तो उसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल। दैट मीन्स जो भी हम वो अननोन सोल्यूट जो हम डिजोल्व करवा रहे हैं बेंजीन के अंदर, तो उसका मोलर मास कितना है, 256 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहे मोलर मास कैलकुलेट करना है हमें, चाहे फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, या हमें चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।